जा उसके हिसाब से काम किया। जाहिर है कि मैं उसकी वजाहत पेश नहीं कर सकता कि उन्होंने पहले क्यों नहीं किया, आज क्यों नहीं किया। पहले करते तो आप कुछ और कहते और कुछ देर बाद करते तो कुछ और कहते आप, क्योंकि आपने तो सवाल निकालना ही है बुनियादी तौर पर। नहीं, लेकिन बात ये मीम अफजल साहब, ये सवाल निकालना नहीं है मीम अफजल साहब। हमारा ये भारतीय जनमानस इस बात को जानना चाहता है, वो सिर्फ एक बात जानता है, इस देश में गरीब को आप इतने 26 और 32 रुपए में तोल लें, और कई व्यक्ति जमीनों की डीलिंग में लाखों करोड़ों रुपए कमा जाते। मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा हूं, अगर किसी ने गलत किया है तो उसको उसकी जगह जेल में होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। बढ़कर कह रहा हूं, मैं उससे आगे बढ़कर कह रहा हूं, इस देश के अंदर जो सिस्टम लागू है उसके अंदर बहुत से लोग बिजनेस करते हैं, कुछ कम पैसे कमाते हैं, कुछ ज्यादा कमाते हैं। मुझे आप ये बताइए, दो बिजनेसमैन के बीच में ये डील थी, इसमें सरकार कहां है? भारतीय जनता पार्टी अगर इसको गलत समझती है तो हमने कहा कि वो जाकर के इंक्वायरी करें, उसको उठा करके एक FIR दर्ज कराएं। मीम अफजल साहब, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि इस देश में, मुझे बताइए, एक बात सुनिए मेरी बात, आप पहले मेरी बात सुने प्लीज। मैं ये कह रहा हूं कि अडानी की जो दौलत थी वो 10 साल पहले 30,000 करोड़ थी, आज 40,000 करोड़ हो गई। 3,000 करोड़ से 40,000, 3,000 करोड़ 40,000 करोड़ हो गई। आप क्या करिएगा जरा बताइए मुझको? कोई कानून है आपके पास कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करें आप? क्यों प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 मोदी के खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकते हैं आप? कोई कार्रवाई आप कर सकते हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप जो सवाल पूछ रहे हैं मुझसे, मैं आपको जवाब दे रहा हूं। दो लोगों के बीच में डील है, मोदी ने हिंदुस्तान की, भारत की, गुजरात की जमीनें, गरीब लोगों की जमीनें, देश की जमीनें अडानी को बेची हैं और 40,000 करोड़ तक उसका कारोबार पहुंचा दिया। आपके पास कोई जवाब है इसका? लेकिन अडानी साहब तो कांग्रेस कौन सी अदालत में इसका जवाब कर रहे हैं। अगर हम बोलते हैं तो कौन सा गलत बोलते हैं? आप ये कह रहे हो कि जिसके पास 1 लाख था वो 300 करोड़ का मालिक कैसे हो गया? मैं आपसे पूछता हूं, जो आदमी कल तक रोज दावा कर रहा है कि मैं चाय बेचता था, आज उस आदमी पर एक पॉलिटिकल पार्टी 15,000 करोड़ रुपया पब्लिसिटी पर खर्च कर रही है। कोई जवाब है किसी के पास? और उस पार्टी के लोग 90% मुल्क के लोगों को पाकिस्तान भेजने की बात कर रहे हैं। कोई जवाब है इनके पास? उनकी पार्टी के जुड़े हुए उनके परिवार के लोग, संघ परिवार के लोग चलिए मीम अफजल साहब लगा रहे हैं, अपनी रैलियों में नरेंद्र मोदी दावा कर रहे हैं, शहजादा कहकर राहुल गांधी पर वार करते हैं, खरीदे तो उसको मकान पर कब्जा। लेकिन मोदी को जवाब देने के लिए कांग्रेस ने एक नई रणनीति अख्तियार की है। कांग्रेस ने मोदी से पूछा है कि आखिर एक शहीद के बेटे को शहजादा क्यों कहा जा रहा है। वो प्रधानमंत्री जी, वो किस गरीबी की आपने बात की है? शहजादे वाली गरीबी की या हमारे गली मोहल्ले में दिखने वाली गरीबी की? नरेंद्र मोदी की रैलियों में शहजादा शब्द गूंजता रहता है। राहुल पर वार करने के लिए मोदी अक्सर इस शब्द का इस्तेमाल करते रहे हैं, लेकिन अब कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी के इस जुमले पर सवाल उठा दिया है। तो मैं उनको बता दूं कि शहजादा का मतलब होता है बादशाह का बेटा। राहुल गांधी बादशाह के बेटे नहीं, एक शहीद के बेटे हैं। उनको शहीदजादा कहना चाहिए, ना कि शहजादा। वैसे राहुल गांधी पर वार करने के लिए नरेंद्र मोदी दूसरे जुमले भी गढ़ने में जुटे हैं। तो राहुल भैया है ना, वो गरीबी को देखने के लिए जाते हैं। कांग्रेस की तरफ से भी मोदी को करारा जवाब दिया जा रहा है। ऐसा नारा वो टाट वाले बाबा भी दिया करते थे, निर्मल बाबा भी देते हैं, ऐसा मोदी जी भी दे रहे हैं। मौजूदा चुनावी जंग मोदी बनाम राहुल गांधी की है। बीजेपी के निशाने पर राहुल गांधी हैं, तो राहुल के सिपहसालार भी ऐसे हर हमले पर पलटवार का नया हथियार ढूंढ निकालते हैं। टीम न्यूज नेशन। वहीं यूपी के बीजेपी प्रभारी अमित शाह ने राहुल गांधी पर हमला बोला है। हाथरस में एक जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि अगर राहुल गलती से पीएम बने तो क्या सभी फैसले अपनी माताजी से पूछकर करेंगे। कांग्रेस के युवराज क्या कहते हैं? कभी कहते हैं मेरी मम्मी ने कह दिया, कभी कहते हैं मेरी बहन ने ये कह दिया। आप मुझे बताइए, भगवान न करे ये प्रधानमंत्री बन जाए युवराज और देश पर संकट आए तो क्या करेंगे? मम्मी मैं क्या करूं?
मोहम्मद अदीब साहब, आपको लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी एक के बाद एक तौर पे अगर गांधी परिवार को घेर रही है तो उसी मुकाबले में कांग्रेस जवाब नहीं दे पा रही है नरेंद्र मोदी का? देखिए, आपकी बहस जो आज है उससे मैं बहुत आपका शुक्रिया करता हूं कि ये बहस इस बात की है कि हमारा स्तर कहां चला गया है और जिस स्तर पे बीजेपी ने और मोदी की कंपनी ने और उनके साथियों ने जो लैंग्वेज इस्तेमाल की है, जो आप टेलीविजन की वो क्लिपिंग सुना रहे हैं, शर्म आती है कि ये देश किन लोगों ने बनाया था और क्या किनके लिए बना था। ये तो सभी राजनीतिक दल इस्तेमाल कर रहे हैं। और सुनिए, तो मैं आपसे अर्ज करूं, ये नहीं, मैं अफसोस के साथ मैं आपसे अर्ज करूं, क्या कांग्रेस समाजवादी पार्टी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं कर रही है? पैदा नहीं होते। लेकिन ये मुझे बताइए कि ये कौन, अगर ये इस तरह के लोग जीतते हैं और इस तरह के लोग ये मुल्क चलाएंगे तो इस मुल्क का भविष्य क्या है, ये सोचना चाहिए। ये दीवानगी, ये पागलपन पैदा हो गया। लोगों को बुरा भला कहना, उनके खानदान वालों को बुरा भला कहना, उन लोगों को बुरा भला कहना जिन्होंने इस मुल्क को बनाया और संवारा था, उनकी औलादों को बुरा भला कहना, उनकी बच्चियां ये चिल्ला के कह रही कि मेरे दिल को तकलीफ उठती है और ये शर्म से इनकी नजरें नहीं नीची होती। ये बहुत अफसोसनाक पहलू है। मैंने जैसे पहले कहा कि चाहे कौन जीतेगा कौन हारेगा, नहीं, मोहम्मद अदीब साहब हार चुके हैं। ये केवल बीजेपी पे लागू होता है या बाकी राजनीतिक दलों पे भी लागू होता है? अपनी भाषा, संयमित भाषा का उपयोग करें। ये सब पे लागू हो रहा है, ये सब पे लागू हो रहा है। लेकिन जो मोदी का स्टाइल ऑफ वर्क है, आपको याद है शुरू दिन से उन्होंने अपना जो स्टाइल रखा। 2009 में मैं इलेक्शन में था गुजरात में, तो मुसलमानों को कहते थे मियां मुशर्रफ, वहां से शुरू किया। इस मुल्क ने उनको जवाब नहीं दिया। मीम अफजल साहब, मोहम्मद अदीब साहब, मियां लोगों को डरा रहे हैं। यही सोच बदलती जा रही है नौजवानों की। आपको जितनी गालियां बयान रखना है, लैंग्वेज इस्तेमाल करो, उन राजनीतिक दलों के लिए भी रखना चाहिए जो कांग्रेस पार्टी से हैं या जो समाजवादी पार्टी से हैं। मैंने आपसे कहा कि सबने ये किया है, लेकिन एक आदमी ऐसा है जिसके पास कोई लफ्ज ही नहीं है। भाइयों और बहनों, ये कह के किसी के ऊपर जाती अटैक करना, ये कौन सी सियासत है? ये कौन सा इलेक्शन है? ये कौन से हिंदुस्तान का ख्वाब देखा जा रहा है? ये वो ख्वाब है जो हमारे बुजुर्गों ने मुल्क आजाद करने के लिए नहीं, ये ख्वाब है एक भारत श्रेष्ठ भारत का। ये सिर्फ नफरत की बुनियाद पर खड़ा कर रहे हैं। ये दिलों को तोड़ना चाहते हैं। ये चाहते ही हैं कि यहां दिल बांटे जाएं। जमीन तो सन 47 में बांट दी थी, अब दिलों को बांटने की साजिश चल रही है। लेकिन मोहम्मद अदीब साहब, ये तो आप मानेंगे ना, इस देश में जो ये लैंड यूज चेंज का पूरा धंधा चल रहा है, ये अपने आप में करप्शन का एक बहुत बड़ा आधार है। मीम अफजल साहब, मेरे साथ मीम अफजल साहब जुड़ चुके हैं। मीम अफजल साहब, आपको लगता है कि इस देश में जो ये लैंड यूज चेंज का जो भी ये पूरा मामला चल रहा है, लैंड राज्यों का विषय है, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन कई जगह ये घपले हो रहे हैं। देखिए, जहां तक लैंड यूज के चेंज करने का मसला है, ये आज का नहीं है, बहुत पुराना मसला है। हेलो जी मीम अफजल साहब जी, आपने जो बात कही कि लैंड यूज के चेंज करने की बात, इसीलिए हम लैंड एक्विजिशन बिल लेकर के आए हैं। ये सस्ती जमीनें बेचने का जो रिवाज था, ये अब खत्म ही हो जाएगा ना इस कानून के बाद। अब आने वाली जो सरकार है, वो जब इसको लागू करेगी तब पता लगेगा कितने अडानी पैदा होते हैं और कैसे लोगों को मुफ्त में जमीनें दी जाती हैं। आपको कारोबार करना है, आप जरूर अपनी जमीन बेचिए, लेकिन सस्ती जमीन। जी अफजल साहब, फिर भी आप पैदा होंगे जब आप रजिस्ट्री करते हैं एक्चुअल जमीन के 10%। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, करप्शन से जुड़ा हुआ जमीन का मसला जो है खाया जाता है। बहरहाल प्रियंका गांधी ने पहली बार चुप्पी तोड़कर कड़े जवाब दिए हैं भारतीय जनता पार्टी को। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। न्यूज नेशन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।